जी, तो बहुत टाइम के बाद आज हम एक और वीडियो कर रहे हैं जो जीआई ट्रैक का शायद आखिरी वीडियो है। और वो है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के बारे में। ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग इसमें फार्माकोथेरेपी के बारे में ही डिस्कशंस करेंगे, ड्रग के ही बारे में डिस्कशंस करेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है। लेकिन कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स पहले ट्राई किए जाते हैं जब भी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो तो जैसे सबसे कॉमन चीज़ है कि हाई फाइबर डाइट, जो भी ऐसी चीज़ें हैं या फिर ऐसा खाना है, फ्रूट्स हैं जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो फाइबर्स क्या करते हैं कि जो एक दूसरे के साथ बाइंडिंग तक की तरह का काम करते हैं। ठीक है। सो जो स्टूल कंपोनेंट है वो अच्छे से उनको स्टूल बनाने का काम करते हैं, तो उतना हार्ड भी स्टूल ना बने और उतना सॉफ्ट भी स्टूल ना बने। तो एक आइडियल चीज़ है फाइबर, तो इसलिए कई सारे लोग फाइबर डाइट का यूज़ करते हैं कि जो फाइबर्स एक्चुअली ज़रूरी भी होते हैं, जो इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनके न्यूट्रिशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और सेकंड चीज़ ये एक आइडियल स्टूल कंसिस्टेंसीज क्रिएट करते हैं। दूसरा जो कॉमन चीज़ होती है जो पाई गई है क्रोनिक कॉन्स्टिपेटर में, वो है लैक ऑफ फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक बहुत कम करते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, और जिसकी वजह से जो स्टूल कंटेंट होता है कंपैरेटिवली हार्ड होता है। हमें पता ही है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो मेन रोल होता है वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑलरेडी अगर पानी आप कम पीते हो तो लार्ज इंटेस्टाइन पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर स्टूल बहुत ही हार्ड हो जाएगा। हार्ड स्टूल की वजह से हमें पता ही है कि स्ट्रेन ज़्यादा आएगा, और जो म्यूकोज़ा है, रेक्टल म्यूकोज़ा, उसको ये काफ़ी इरिटेट करेगा और कई बार लेसरेशंस भी हो सकते हैं या फिर पाइल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज करना। ठीक है। एक्सरसाइज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जितना एक्सरसाइज अच्छा होगा, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे, उनकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ती जाएगी और वो अच्छे से हेल्प करेंगे एब्डोमिनल मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए इवेंचुअली। और एक्सरसाइज की वजह से कुछ न्यूरोकेमिकल्स का भी रिलीज़ अच्छा होता है, और जो हमें पता है कि जो एसिटाइल कोलिन है एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है बोवल मूवमेंट बढ़ाने के लिए, तो वो भी इवेंचुअली हेल्प करता है। तो अगर ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स से भी कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हमें ड्रग्स के ऊपर जाना पड़ता है, फिर हमें ड्रग्स थेरेपी देना पड़ता है। तो स्टूल को अच्छे से बाहर निकालने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उन्हें हम परगेटिव्स भी कहते हैं। अब सिर्फ कॉन्स्टिपेशन अकेला इंडिकेशन नहीं होता परगेटिव्स के, और भी कुछ इंडिकेशंस है जिसमें हमें जो हमारा फीकल मास है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे फीकल मास को बाहर निकालना पड़ता है? तो एक चीज़ है बेड रिडन पेशेंट्स, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, इमोबाइल पेशेंट्स होते हैं, जैसे ऑपरेशन फ्रैक्चर का ऑपरेशन हो गया जिससे बहुत सारा बेड रेस्ट चाहिए, या फिर पेशेंट स्ट्रोक का है, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तो इन शॉर्ट जो लॉन्गर टाइम बेड रिडन पेशेंट है तो उसकी ऑब्वियसली मूव में मोटिलिटी कम होगी, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें ईजीली स्टूल निकल जाए इसलिए हाई फाइबर डाइट या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो स्टूल को निकालने में हेल्प करें। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे स्ट्रेनिंग करना अवॉइड करना होता है। ठीक है। स्टूल स्ट्रेनिंग मना होता है। अब जब भी हम स्टूल स्ट्रेनिंग करते हैं मीन्स कि एब्डोमिनल कंप्रेशन होता है और जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, लेकिन उससे साथ साथ बॉडी की हर अलग अलग कैविटी में भी प्रेशर बढ़ता है। इवन ऐसा माना गया है कि सिंपैथेटिक भी स्टिमुलेशन होता है। तो इससे जो ऐसी सिचुएशंस दूसरी अगर कंडीशंस हैं तो वो फिर वर्जन होती है। तो जहाँ पे स्टूल स्ट्रेनिंग मना होता है वो है हर्निया। हर्निएट कर जाते हैं एब्डोमिनल जो कंटेंट्स हैं कुछ कैनाल्स के अंदर से, स्पेशली इंग्वाइनल कैनाल्स के आसपास जो फॉर्मेंट्स होते हैं वहाँ से बाहर निकल जाते हैं जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, कफिंग होता है, या फिर स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल करते हैं। तो उस टाइप की सिचुएशंस में ये जो स्ट्रेनिंग कम करने के लिए हम लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि स्टूल इजीली पास हो जाए। कोई कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस होती है, ऑफ्थेल्मिक सिचुएशंस या फिर आई सर्जरी होती है जहाँ पे स्ट्रेनिंग करते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो ऑफ्थेल्मिक प्रेशर भी बढ़ता है। पेरिएनल कंडीशंस होती है जैसे पाइल्स फिशर या फिर कोई एनल सर्जरी की गई है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी स्ट्रेनिंग कम करने के लिए, इवन प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेशियस प्रेगनेंसी है या फिर डिफ़िकल्ट या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, तो उस टाइप की सिचुएशन में भी स्ट्रेनिंग कम करना होता है, और वहाँ पे भी स्टूल स्ट्रेनिंग कम करने के लिए हम ऐसे स्टूल सॉफ्टनर्स यूज़ करते हैं जो इजीली हेल्प करे स्टूल को निकालने के लिए। कई बार स्टूल निकालने का जो मकसद होता है वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी होता है। जैसे हमें कोई सर्जरी करना है स्पेशली बॉवल के अंदर,
या तो फिर कोलोनोस्कोपी करना है, देखना होता है स्कोप डाल के कि भाई अंदर अल्सरेशन है, या फिर हेल्थ ऑफ द म्यूकोसा जीआई का हमें चेक करना होता है, या फिर एब्डोमिनल एक्सरेज करना होता है। तो उस टाइप की सिचुएशंस में हमें जो ल्यूमन है जितना हो सके उतना खाली हो तो हम अच्छे से एग्जामिनेशन कर पाएंगे। तो जो ल्यूमन कंटेंट है उसको बाहर निकाल दे तो अच्छे से एग्जामिनेशन होगा, तो वहाँ पे भी परगेटिव्स को यूज़ किया जाता है। एंटी हेलमिंथिक, वर्म्स को किल करने वाली कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं कि जो देते हैं तो वर्म्स तो किल होते हैं, लेकिन उनको फिर निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशंस होती है जो वर्म्स को किल करती है, और वो जो किल्ड वर्म है उनको निकालने के लिए उसके बाद हम एक परगेटिव का डोज देते हैं, जिससे ये जो किल्ड वर्म्स हैं वो स्टूल के थ्रू निकल जाए। तो उसमें भी हम लोग कई बार ऐसे परगेटिव्स को यूज़ करते हैं। और कई बार फूड और ड्रग पॉइजनिंग में, कुछ पॉइजनिंग जो होते हैं उसमें जो कंटेंट होते हैं जो इंटेस्टाइन या स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते रहते हैं या फिर पड़े हुए रहते हैं, तो उनको इजीली बाहर निकालने के लिए ये देते हैं। वैसे ये बहुत कम प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन आप इंडिकेशन के तौर पे लिख सकते हैं। परगेटिव अब्यूज़ बहुत ही कॉमन है, स्पेशली ओल्डर एजड। अगर कई आपके रिलेटिव्स या आसपास पड़ोस में जो नॉन मेडिको हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, तो देखेंगे तो कई ओल्ड एजड पेशेंट्स को ऐसा होता है कि हमें हर रात को या फिर उठ के हमें चूरन लेना ही पड़ेगा, चूरन नहीं लेंगे तो हमें स्टूल नहीं आएगा। ऐसा उनको एक साइकोलॉजिकल बिलीफ पैदा हो गई होती है। तो इससे क्या करते हैं कि वो हर रोज़ परगेटिव का यूज़ करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है स्पेशली, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी आदमी परगेटिव का यूज़ करता है तो उससे जो कंटेंट होते हैं जीआई का, स्पेशली लोअर जीआई का कंटेंट निकल जाता है। अभी वो निकल जाता है, फिर क्या होता है कि उसको फिर भी ऐसा साइकोलॉजिकल लगता रहता है कि अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ पड़ा हुआ है, तो ही अगेन टेक्स इट। तो जितना लेता है तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन सब निकाल देता है, ठीक है। फिर भी उसको ऐसा ही लगता है कि अभी भी स्टूल पड़ा ही हुआ है, लेकिन स्टूल कुछ नहीं है अंदर। तो इसीलिए कम अब स्टूल निकलता है क्योंकि ऑलमोस्ट सब खाली हो चुका है। लेकिन उस आदमी को ऐसा लगता है कि नहीं, अंदर स्टूल फिर भी पड़ा हुआ है और निकल नहीं रहा है। तो उससे क्या करता है कि वो लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, लेकिन आपका कंटेंट ही निकल गया है तो अब क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऐसी विशियस साइकिल, परगेटिव की विशियस साइकिल चलती रहती है। तो इससे क्या होता है कि इनिशियली चलो कुछ नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसी साइकिल चलती है तो फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा डैमेज होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरियाज हैं वो डैमेज होते हैं, और जिससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये कई बार हम लोग उसे निगलेक्ट करते हैं, लेकिन इससे काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है उसकी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी चली जाती है, वो निकाल ही देते हैं सब कुछ, क्योंकि ये इतने सारे स्टिमुलेंट ले लेते हैं। चूरन में बेसिकली स्टिमुलेंट्स आते हैं, तो वो कंटिन्यूस म्यूकोजल स्टिमुलेशन करते रहते हैं, जिससे काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड लॉस होते रहते हैं। स्पेशली पोटेशियम लॉस काफ़ी होता है, ठीक है। और कई बार इट इट कैन प्रोड्यूस सीरियस इरिथमियाज एज वेल। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बहुत कॉमन है। अगर आपने देखा होता तो प्रोटीन ये लॉस्ट करेंगे तो उनकी जो मसल है वो भी कम होते जाएंगे, मसल मास भी कम होने लगता है, ठीक है। तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है परगेटिव अब्यूज़ का। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, लेग्जेटिव्स यहाँ पे एक कॉमन नाम दिया गया है कि जो इजीली स्टूल को पास कराती हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है। उसमें अलग अलग ड्रग्स दी गई हैं। तो पहले है ल्यूमिनली एक्टिव एजेंट्स, मीन्स कि ये ऐसे कुछ मेडिकेशंस हैं जो इंटेस्टिनल ल्यूमन्स के अंदर जाती है और वहाँ पे जाके काम करती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी है, एक होता है बल्क फॉर्मिंग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग हर एक के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बल्क फॉर्मिंग में आप याद रखें, एक है फाइबर्स, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जैसे ब्रैन एक हो गया, और एक हो गया मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। चलिए, तो ये जो था बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव के बारे में हमने बात की। उसके बाद जो होता है वो है स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं। स्टूल सॉफ्टनर्स मीन्स कि जैसे नाम सजेस्ट करता है, हर एक के बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन कुछ नाम आप याद रखें। यहाँ पे लिक्विड पैराफिन है और डॉक्यूसेट है। फिर होते हैं ऑस्मेटिक, जो ऑस्मोटिकली काम करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं, मैग्नीशियम के और भी सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम फॉस्फेट होते हैं, और कुछ इनडाइजेस्टिबल शुगर्स होते हैं, ये भी शुगर ऑस्मोटिकली काम करते हैं। और इसमें लेक्चुलोज कॉमनली यूज़ होता है या फिर मैनिटोल यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है कुछ स्टिमुलेंट परगेटिव्स जो स्टिमुलेशंस करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, जिसमें बिसाकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट, कॉमन नाम है सेना कैस्करा और कैस्टर ऑयल्स। तो ऐसे कुछ फेमस नाम से। फिर ड्रग्स के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोकाइनेटिक मीन्स की मूवमेंट बढ़ाती है, ठीक है। तो
आगे मूवमेंट बढ़ाती है, जिसे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहा जाता है, जिसमें कुछ अगेन ड्रग्स हैं जैसे 5-HT4 D2A एंटागोनिस्ट है, या फिर मैक्रोलाइड जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, और फिर कुछ न्यूअर एजेंट्स होते हैं। हर एक के बारे में हम लोग यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले देखते हैं बल्क परगेटिव्स के बारे में। तो जैसे अपने नाम देखे हैं यहाँ पे, बल्क परगेटिव्स में यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स और ब्रैन और मिथाइल सेल्यूलोज, ये 3 नाम आप याद रखें। तो कैसे मैकेनिज्म से काम करते हैं बल्क परगेटिव, जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट है, मीन्स कि स्टूल का जो बल्क बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं ये बल्क बढ़ाते हैं वाटर अब्जॉर्ब करके। तो इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर ये कुछ मेडिकेशंस देने से क्या होता है कि ये स्वेल करते हैं, फूलते हैं। तो क्या होता है कि पानी अब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो स्टूल कंटेंट के साथ बाइंड होते हैं, और फिर स्वेल होता है, और जिससे क्या होता है कि जैसे स्ट्रेच होता है, तो जो कोलोनिक रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और ऑब्वियसली डिफिकेशन रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, तो जिसे बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से कोलोन में से ये ट्रांजिट करता है। एक एडवांटेजस चीज़ ये है कि ये बाइल एसिड के साथ भी बाइंड होता है। अब ये जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट है वो बाइल एसिड को भी ले निकलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब बाइल एसिड कम होते हैं। अब बाइल एसिड बनते हैं किस में से? कोलेस्ट्रॉल में से। सो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होती है बॉडी के अंदर कि भाई बाइल एसिड निकल चुके हैं, तो नए बाइल एसिड बनाने की ज़रूरत है। तो बाइल एसिड बनाने के लिए अगेन कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन होने लगता है, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के जो रिसेप्टर्स लीवर के ऊपर होते हैं वो बढ़ते हैं, और जो ब्लड में से जो कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो निकलने लगता है, कम होने लगता है। तो जो इवेंचुअली प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करते हैं, स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल कम करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये अनपेलेटेबल होते हैं ऑब्वियसली, कि थोड़ा टेस्ट इनका बहुत ही ना डिस्कम्फर्टिंग होता है। तो कई बार नॉजिएटिंग फीलिंग भी होती है इसको यूज़ करने से, और स्पेशली इसको क्या लार्जर क्वांटिटीज़ आपको लेनी पड़ती है, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तीसरी एक बात ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी कोलोन में मास है उसको ये सॉफ्टन नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट सॉफ्टन द मास ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कोलोन, कि कोलोन के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको नहीं करता। अब जो नया बनने वाला है उसका ये बल्क फॉर्म करता है। इससे फ्लैचुलेंस या गैस जैसी तकलीफ भी होती है। ऑलरेडी ये सभी के लिए लागू पड़ता है, कि स्पेशली ऐसे के हैं कि जो सॉफ्टनिंग नहीं करते हैं, म्यूकोसा के ऊपर लुब्रिकेशन नहीं करते हैं, तो उस टाइप के जो लेग्जेटिव्स हैं उसको देने से अगर म्यूकोसा के अंदर अल्सरेशन है तो वो ज़्यादा एग्जाजरेट होता है। तो पेशेंट्स विद गट अल्सरेशन है, या फिर गट के अंदर कुछ एडेशंस हुए हैं, स्टेनोसिस या फिर तो नैरो पार्ट है, या तो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ऑलरेडी फीकल मास ऑब्स्ट्रक्शन कर चुका है, तो वहाँ पे नहीं दे तो बेहतर है। अदरवाइज़ क्या कि आगे नहीं बढ़ पाएगा स्टूल कंटेंट, और कंडीशन ज़्यादा वर्स होने लगेगी। तो इसीलिए मेगा कोलोन वही है कि स्टूल मास प्रेजेंट है, इम्पैक्ट हो गया है, आगे नहीं निकल रहा है, तो उस टाइप की सिचुएशंस के अंदर पीछे से अगर आप देंगे ये ड्रग तो भी आगे नहीं निकल पाएगी, जिससे ज़्यादा ऑब्वियसली डिस्टेंशन होगा और कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो इसलिए उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है। तो ये जो डिसएडवांटेज था जो हमने देखा बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स का, उसको ओवरकम करने के लिए जो बनाए गए हैं दूसरे परकेटिव्स, जिसे कहते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स। जो नाम सजेस्ट करता है ये सॉफ्टनिंग करते हैं, जो ऑलरेडी स्टूल होता है उसको ये सॉफ्टनिंग करते हैं, जिसमें एक नाम है डॉक्यूसेट्स। तो ये कैसे करते हैं कि वाटर अक्यूमुलेशन करते हैं ल्यूमन के अंदर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के ऊपर काम करके, और इमल्सिफिकेशंस करते हैं। इमल्सिफिकेशंस क्या होता है? मीन्स ऐसी प्रोसेस की जहाँ पे दो इमिजिबल लिक्विड्स, मीन्स कि ऐसे दो लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ एक्चुअली मिक्स नहीं हो पाते हैं, उनको आप मिक्स करने का ट्राई करते हो। ठीक है, तो उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसी इसी प्रकार के स्टूल के अंदर इन शॉर्ट पानी जाता है, और जिससे क्या होता है कि स्टूल सॉफ्ट होने लगता है। ठीक है, स्टूल कंटेंट सॉफ्ट होने लगता है, जिससे क्या है कि फिसिस इजीली बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, इवन जो हार्ड स्टूल प्रेजेंट होता है उसको भी निकालने के लिए अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर ये थोड़े ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ले जाए तो ऑब्वियसली डायरियाज हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, और क्रैम्प भी हो सकते हैं, और लंबे समय तक यूज़ करने से लीवर के ऊपर भी एबनॉर्मल इफेक्ट होती है, और जिससे हिप्रोटॉक्सिसिटीज़ भी होती है एज अ साइड इफ़ेक्ट्स। एक दूसरी भी ड्रग्स हैं इसमें ये ग्रुप में, जिसका नाम है लिक्विड पैराफिन। ये भी लुब्रिकेटिंग इफेक्ट करती है फीकल मास के ऊपर, लेकिन लिक्विड पैराफिन के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे हमने कहा कि स्वेलो करना थोड़ा अनप्लीजेंट होता है। ये जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं वो थोड़े चिकने होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि
ग्रेन्युलोमास क्रिएट भी होते हैं, ठीक है। तो फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमास क्रिएट होते हैं इंटेस्टिनल सबम्यूकोजा के अंदर या फिर लिम्फ नोड के अंदर, लीवर या स्प्लीन के अंदर, ऐसे ग्रेन्युलोमास क्रिएट होते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं कि ट्रिकल कर जाते हैं लिक्विड्स लैरिंग्स के थ्रू, आगे ट्रिकल कर जाते हैं। जब भी ओरली लेते हैं तो फेरिंग्स के आगे लैरिंग्स के थ्रू ये लोग ट्रिकल कर जाते हैं कई बार लंग्स के अंदर, और जिससे लिपिड न्यूमोनिया भी हो सकता है। ये लेने से फैट सोल्यूबल विटामिन का फिर अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन का डेफिशिएंसीज होता है। और ये जो लिक्विड है वो एनोरेक्टल जो रीजन होता है वहाँ पे जो है हीलिंग में बहुत इंटरफियरेंस करता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस एक चिकनापन क्रिएट करता रहता है, तो जिससे हीलिंग में बहुत इंटरफियरेंस रहता है, तो एनोरेक्टल हीलिंग में तकलीफ होती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं ये जो स्टूल सॉफ्टनर्स के। फिर आ गए ऑस्मोटिक परगेटिव्स के ऊपर, जो ऑस्मोटिकली काम करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं या तो फिर कुछ इनडाइजेस्टिबल शुगर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इनका काम इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होना नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि इंटेस्टिनल के अंदर, इंटेस्टिनल ल्यूमन के अंदर ऑस्मोलरिटी बढ़ाते हैं, और जिससे क्या होता है कि फ्लूड इंटेस्टिनल वॉल्स के अंदर से ल्यूमन में आ जाए, और फ्लूड आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर स्टूल थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है और निकल सकता है ईजिली। तो ये जो वाटर है ऑस्मोटिकली रिटेन करते हैं, और जिससे फ्लूडिटी बढ़ती है स्टूल कंटेंट की, बॉवल डिस्टेंड होता है, और बॉवल स्ट्रेच होने की वजह से डिफिकेशन रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, पेरिस्टाल्सिस बढ़ता है। उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि अगर रीनल इनसफिशिएंसी है तो उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट्स ना दिए जाए। दूसरे सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो है सोडियम के सॉल्ट्स। सोडियम के सॉल्ट्स भी अच्छे हैं, अच्छी ऑस्मोलरिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन जिसे कार्डियोवैस्कुलर तकलीफ है जैसे हाइपरटेंशन या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो उसमें भी सोडियम के सॉल्ट्स देना कंट्राइंडिकेटेड है। इनकन्वीनियंट थोड़े होते हैं ये जो ऑस्मोटिकली काम करते हैं। वाटरी स्टूल्स होता है, इसकी जो अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इससे भी वाटरी स्टूल हो सकता है कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने के बाद, तो ये काम करते हैं। लेकिन एडवांटेजेस पॉइंट ये है कि अगर आपको क्विकली अर्जेंटली रिलीज़ करना है कॉन्स्टिपेशन तो अच्छे से काम करता है। तो ये सर्जरी करना हो या फिर कोलोनोस्कोपी करना हो तो ऐसी ड्रग्स आप देख सकते हैं, या फिर जैसे हमने बात की थी कि टेप वॉर्म की कुछ ट्रीटमेंट हो जिसमें एंटी हेलमेंथिक देने के बाद परगेटिव थेरेपी देना हो, तो उसमें भी ऐसे ऑस्मोटिक एजेंट्स काम कर सकते हैं। फिर जो दूसरे ऑस्मोटिक एजेंट हैं वो है लैक्चुलोज, इसके बारे में पूछते हैं कई बार। तो ये इनडाइजेस्टिबल, जैसे हमने बात की कि शुगर फॉर्म है, सेमी सिंथेटिक डाइसेक्राइड है, फ्रुक्टोज है, और ये डाइजेस्ट नहीं होता है या तो फिर अब्जॉर्ब भी नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑस्मोटिकली वाटर को रिटेन करता है। लेकिन इसका एक बहुत स्पेसिफिक यूज़ है जो है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, ठीक है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। अब ये क्या सिचुएशंस है कि यहाँ पे लीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ब्रेन में चली जाती है, तो जिसे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। और वो होती है क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। अमोनिया का लेवल अगर कंट्रोल के बाहर बढ़ जाता है तो वो ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। तो इसीलिए एनकेफेलोपैथी होता है। तो अब अमोनिया कैसे बढ़ता है, अमोनिया बढ़ता है अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से। और तो ये कैसे काम करती है कि ये जो लैक्चुलोज हम लोग देते हैं तो वो इवेंचुअली कन्वर्ट होती है एसिडिक प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो लैक्चुलोज है एसिडिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, और वो जैसे एसिडिक प्रोडक्ट हैं वो पीएच कम करती है। अब कम पीएच के अंदर ये जो बैक्टीरियाज हैं, जो बाइकर जो अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और जिससे अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का लेवल कम होता है, जिससे इवेंचुअली अमोनिया का लेवल कम होता है और हेपेटिक एनकेफेलो वाले पेशेंट्स में फ़ायदा होता है। तो अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कम होने की वजह से, कम करने की वजह से लैक्चुलोज दिए जाते हैं, ये एसिड्स बढ़ाते हैं। फिर आते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव्स, जैसे बात की चूरन बहुत ही कॉमन जो एग्जांपल है, या फिर कैस्टर ऑयल जो कहते हैं, या फिर आगे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं सेना, कैस्केरा, ऐसे कुछ मेडिकेशन है, कुछ हर्बल मेडिकेशन है। तो ये स्टिमुलेंट परगेटिव की तरह काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं कि इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टिनल म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं ये, और इरिटेट करने की वजह से इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस बढ़ता है, गट मोटिलिटी बढ़ती है, ठीक है। माइंट्रिक न्यूरोनल प्लेक्सस के ऊपर डायरेक्टली मोटिलिटी बढ़ाते हैं, और इवेंचुअली एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी लाते हैं, और जिससे वो सब लॉस होता है। तो जैसे हमने बात की थी इसके अब्यूज़ के अंदर, तो स्टिमुलेंट परगेटिव्स का अब्यूज़ बहुत कॉमन है, जिससे हाइपोकोलेमिया बहुत कॉमन है, या फिर कोलोनिक एटोनी भी हो जाती है, फिर कोलोन का टोन 100% चला जाता है, ठीक है।
ये स्पेशली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ग्रेविड यूट्रस के अंदर, तो प्रेग्नेंट सिचुएशंस के अंदर इसे कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदरवाइज प्रीमेच्योर ये डिलीवरी भी करवा देगा, ठीक है। और इवन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्वियसली सभी ऑलमोस्ट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होंगे। इसमें बिसाकोडिलेक रहता है जो स्किन रैशेस करता है, और फिक्स ड्रग इरप्शंस मीन्स कि फिक्स्ड इरप्शंस, फिक्स एरिया के अंदर रेडनेस होती है, जैसे राउंड यूजुअली रेडनेस होती है, उसे फिक्स ड्रग इरप्शंस कहते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं। इवन सीवियर फॉर्म भी ये कर सकता है, जिसे एसजे सिंड्रोम कहते हैं, जिसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस है, मीन्स की जो स्किन जो होती है पेशेंट की वो निकल जाती है, ठीक है। और जिससे स्किन, हमें पता है कि हमारा एक बैरियर होता है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, तो इन्फेक्शन फिर लगने लगते हैं, तो सीवियर एलर्जिक सिचुएशन है जिसे एसजे सिंड्रोम कहा जाता है। और भी कुछ ड्रग्स हैं जो एसजे सिंड्रोम करती हैं, जैसे नेविरापिन हो गई और कार्बामाजेपिन। इसका क्रोनिक यूज़ करने से, जैसे सेना और कैस्केरा जो ड्रग्स हैं, ये भी स्टिमुलेंट परगेटिव हैं, उनमें एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स पाई गई हैं, वो है पिगमेंटेशन ऑफ कोलोन, ठीक है। स्पेशली सेना कैस्केरा देने के बाद अगर आप कोलोन का व्यूज़ देखेंगे तो उसमें आपको ब्राउनिश पिगमेंटेशन दिखेगा। कोलोनोस्कोपी के अंदर आप कई बार देखेंगे सेना कैस्केरा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप जब भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एकदम ब्राउनिश पिगमेंटेशन होगा, और वो उसे कहा जाता है मेलेनोसिस कोलाई, ठीक है। सो बहुत ही ब्राउनिश पिगमेंटेशन इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर हो चुका होता है बिकॉज ऑफ द क्रोनिक यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव्स। फिनोफ्थेलिन भी एक है, लेकिन अब यूज़ नहीं किया जाता है, जिसमें कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल भी होता है। फिर कुछ ड्रग्स के ऊपर आते हैं। इसके अलावा जो जैसे हमने वहाँ पे पहले देखा हुआ था, जो हम क्लासिफिकेशंस देख चुके हैं, क्लासिफिकेशंस में हमने देखा था कि प्रोकाइनेटिक मेडिकेशंस हैं जो हम लोग देखेंगे, जिसमें प्रोकालोपाइड है, और उसमें जो मेन ड्रग है वो 5-HT4 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। जो प्रोकाइनेटिक वाला हमारा चैप्टर है, वहाँ पे हमने बात की थी कि जो इंटेस्टिनल न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उसमें मोटिलिटी बढ़ाने के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़रूरी होता है, जो है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अगर एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा तो न्यूरोनल एक्शंस की वजह से जो स्मूथ मसल है उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे पेरिस्टल्सिस बढ़ेगा, लेकिन वो इनहिबिटरी कंट्रोल के अंदर रहता है। तो ये इनहिबिटरी कंट्रोल लॉस होता है अगर हम 5-HT4 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करें। तो जब भी हम लोग 5-HT4 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो इवेंचुअली इंटरन्यूरोनल एक्शन से एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है, और जिससे प्रोकाइनेटिक इफेक्ट्स हमें मिलती हैं। तो 5-HT4 के जो एगानिस्ट हैं वो अच्छे से काम करते हैं इस प्रकार से प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो उसमें प्राइड, सीज़ाप्राइड, मोज़ाप्राइड, रेंजाप्राइड, जो प्राइड से एंड होने वाली मेडिकेशंस है, उसमें हमने बात की थी कि सीज़ाप्राइड वगैरह जो मेडिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, वो है कार्डियक एरिथमियास। तो उसमें ये जो प्रोकालोप्राइड है, इससे कार्डियक एरिथमिया के चांसेस बहुत कम है, और कॉन्स्टिपेशंस के लिए एज ए प्रोकाइनेटिक काम की करती है। दूसरी ड्रग्स हैं, अगर आप डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करें, ठीक है, तो D2 एंटागोनिस्ट स्पेशली जो पेरिफेरी में काम करते हैं, तो उसमें भी डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रोमाइड जैसी ड्रग्स हैं। ये भी एक प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन है, प्रोकाइनेटिक में इसके बारे में भी देखा था। स्पेशली मेटोक्लोप्रोमाइड अगर दी जाए तो उससे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, और जिसकी वजह से मूवमेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स मीन्स कि पार्किंसनिज्म जैसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट्स मेटोक्लोप्रोमाइड के साथ जुड़ी हुई होती है। एक है मैक्रोलाइड, नाम आप देखेंगे तो इरिथ्रोमाइसिन। आप कहेंगे सर ये इरिथ्रोमाइसिन तो हमने सुनी हुई है एंटी माइक्रोबियल के अंदर। ये तो एक एंटी माइक्रोबियल दवा है, ये एक ऐसी मेडिकेशन है जो बैक्टीरिया को किल करती है। एब्सोल्युटली राइट, आप सही है। लेकिन ये जो इरिथ्रोमाइसिन है, ऐसा देखा गया है कि इंटेस्टाइन के अंदर एक मोटिलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये मोटिलिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, और मोटिलिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने से इंटेस्टिनल पेरिस्टल्सिस बढ़ता है। तो इसीलिए इरिथ्रोमाइसिन के साथ भी कई बार डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो इरिथ्रोमाइसिन के साथ डायरिया है वो मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेशन होने की वजह से होता है। ऑल्दो हम लोग इसकी इसीलिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन है। एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन को हम लोग माइक्रोब्स को किल करने के लिए ही यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ द रेशनल अप्रोच। कॉन्स्टिपेशन में कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये एक एज अ पॉइंट रखा हुआ है कि मोटिलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेशंस करके ये काम करती है। एक दूसरी भी एंटी माइक्रोबियल है जो डायरिया करती है। अगर आपको पता है तो कमेंट में नाम बताइए। चलिए, फिर अब कुछ नए एजेंट्स हैं, हर एक के बारे में हम लोग अब देखेंगे। जो ड्रग्स वाला सेक्शन है, जो स्पेसिफिक ड्रग्स दी जाती है, उसके बारे में। प्रोकालोपाइड हमने जैसे बात की 5-HT4 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। ये जो प्रोकाइनेटिक मेडिकेशंस हैं। फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जिसमें लूबीप्रोस्टोन का नाम है, और
लीनाक्लोटाइड, ये कुछ नई मेडिकेशंस हैं, कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में ये पूछते हैं। ये अलग तरह से काम करती है। ये जो क्लोराइड चैनल है उसके ऊपर काम करती है, जो इंटेस्टिनल क्लोराइड चैनल है उसके ऊपर काम करती है, और जो सिक्रीशंस है क्लोराइड चैनल के वो सिक्रीशंस को बढ़ाती है, और जिससे क्रोनिक कैंसर पेशेंट्स में काम आती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है वही यूनिक है। दूसरी कुछ ड्रग्स हैं जो ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब आप कहेंगे सर ओपियोइड का क्या लेना देना, तो अगर आपने ओपियोइड अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि ओपियोइड रिसेप्टर क्या करवाते हैं, ओपियोइड का स्टिमुलेशंस करते हैं। जब भी हम लोग मॉर्फिन जैसी ग्रुप की ड्रग देते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन करवाती है। तो जब भी ओपियोइड के एंटागोनिस्ट देंगे तो कॉन्स्टिपेशन में ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। तो इसीलिए पेरिफेरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट हेल्प करते हैं, स्पेशली ओपियोइड इंड्यूस जो कॉन्स्टिपेशन होता है। हमने तब भी बात की थी कि जब भी क्रोनिक ओपियोइड कोई ले रहा होगा, उसका मिसयूज़ कर रहा होगा, तो उसमें आपको दिखेंगे कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स। ठीक है, तो मिथाइल नाइट्रोक्सोन है, नाल्डेमेडीन है, नैलोक्सेगोल है। तो ऐसे कुछ मेडिकेशंस हैं कि जो ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करती हैं। चलिए, तो ये हो गया पूरा कॉन्स्टिपेशंस के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं डायरिया की तरफ। यूजुअली अगर आप देखें तो डायरिया दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इन्फेक्टिव डायरिया, मीन्स कि उसमें जो पैथोलॉजिकल जो होती है वो होते हैं इन्फेक्शन, मीन्स कि कोई भी माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स कोई भी हो गए, वायरस हो गए या फिर बैक्टीरियाज हो गए या फिर कुछ प्रोटोजुआज हो गए, वो इन्फेक्शंस करते हैं, या फिर पैरासाइट्स हो, कोई भी माइक्रोब्स हैं वो इन्फेक्शंस करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और जिससे डायरिया होता है। या फिर कई बार होता है कि नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, ठीक है, ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं होता है फिर भी डायरिया होता है, तो पैथोलॉजी के हिसाब से ड्रग्स दी जाती है। अगर इन्फेक्टिव डायरिया है तो वो स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए आपको एंटी माइक्रोबियल यूज़ करनी पड़ेगी, तभी डायरिया कंट्रोल होगा। और नॉन इन्फेक्टिव है तो आप ऐसी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं कि जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम करे या फिर स्पिंक्टर को टाइट करे, जिससे डायरिया ना हो। तो जैसे हमने दूसरी बात की कि नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है, उसमें अदर मैकेनिज्म, स्पेशली ऐसे मैकेनिज्म्स के जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम करे या फिर स्पिंक्टर को टाइट करे, उससे जो काम कर सकती है वो है ड्रग्स ओपियोइड। तो उसमें जो नाम है वो है डाइफिनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड। बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाले मेडिकेशन है। लोपेरामाइड आपने नाम सुना होगा। अगर आप नॉन मेडिको है, आपका कोई भी अगर फार्मेसी के पास भी चले जाएंगे, कहेंगे कि सर डायरिया के लिए दवाई दे दो, तो वो लोपेरामाइड आपको पकड़ा देगा। अब लोपेरामाइड क्या है? लोपेरामाइड एक्चुअली एंटी डायरियल ड्रग है और ये ओपियोइड मेडिकेशन है। जैसे हमने बात की कि ओपियोइड ड्रग्स हैं, कॉन्स्टिपेशन करवाती हैं, मोटिलिटी कम करती हैं, स्फिंक्टर टोन बढ़ाती हैं, लेकिन अच्छी बात लोपेरामाइड में ये है कि नॉन एडिक्टिव है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। पहले जो यूज़ होती थी वो थी डाइफिनॉक्सिलेट, लेकिन डाइफिनॉक्सिलेट में क्या चीज़ थी कि डाइफिनॉक्सिलेट में एडिक्टिव पोटेंशियल भी था, तो इसीलिए डाइफिनॉक्सिलेट के साथ दी जाती थी अट्रोपिन साथ में। तो अट्रोपिन भी एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन है। एंटीकोलिनर्जिक होने की वजह से ये भी कॉन्स्टिपेशन करवाती है, लेकिन अट्रोपिन के साथ जुड़ी हुई होती है कुछ एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गया, यूरिन रिटेंशन हो गया। ठीक है, सो ऐसी चीज़ों से क्या होता था कि पेशेंट एडिक्शन करने से कचकाता था कि भाई नहीं, मेरे को साइड इफेक्ट्स हो जाएगी, इस टाइप की साइड इफेक्ट्स होती हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी डिस्कम्फर्टिंग। तो इसीलिए डाइफिनॉक्सिलेट का एडिक्टिव पोटेंशियल कम करने के लिए उसे एट्रोपिन के साथ देते थे। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ है कि ये जो ड्रग्स होती हैं उससे इन्फेक्टिव डायरिया में कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? अब मान लीजिए कि आपको एक बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो गया है, आप फार्मेसी स्टोर पर पहुंचे, उसने आपको ये लोपेरामाइड दे दी, तो आपने क्या किया, बैक्टीरिया अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर है, जो अपना टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं और आपकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे आप कुछ भी खाते हो, अगर नहीं भी खाते हो तो आपके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया का टॉक्सिन की वजह से। अब यहाँ पे आप नीचे से क्या कर देते हो, स्फिंक्टर को बंद कर देते हो, तो क्या हो गया कि नीचे से जो स्फिंक्टर है वो बंद हो गया है और अंदर टॉक्सिन तो रिलीज होते ही रहता है, उसके ऊपर तो आपने कुछ काम ही नहीं किया, तो वो क्या करेगा, सिचुएशन को ज़्यादा वर्स करेगा। अब ये जो टॉक्सिन है, जो थोड़ा भी निकल रहा था विद द सिक्रीशंस विद द फ्लूइड्स, वो भी नहीं निकलेगा। तो अब ये टॉक्सिन तो बढ़ता जाएगा, और टॉक्सिन बढ़ेगा तो वो अब चला जाएगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर, तो उससे सिस्टमिक टॉक्सिसिटीज़ भी हो सकती है, सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। तो इसलिए इन्फेक्टिव डायरिया में कभी भी आप ऐसी मेडिकेशंस ना दें कि जो सिर्फ सिम्टोमेटिक काम करें। तो इसीलिए स्पेशली इन किड्स, हाँ, काफ़ी सारे केसेस थे बच्चों के अंदर की जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस होती है, जहाँ पे ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ये कुछ
झूला छाप डॉक्टर होते हैं या तो फिर फार्मेसी वाले होते हैं, ऐसी ड्रग पकड़ा देते हैं जिनको तो पता ही नहीं है बेसिक पैथोलॉजी क्या है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्टिव डायरिया है, मान लीजिए कि उसमें ब्रोटावायरल डायरिया बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर, तो अब निकल ही नहीं पाएगा, तो वायरल इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा, तो सिचुएशन वर्जन हो जाएगी है। एक दिन के अंदर बच्चे की सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, इसीलिए कभी भी बच्चों के अंदर स्पेशली और या फिर एडल्ट में इन्फेक्टिव डायरिया है तो उसके अंदर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट करें। अब कैसे हमें पता चले इन्फेक्टिव है नॉन इन्फेक्टिव, वो अलग चीज़ है, वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू है। यूजुअली सब कुछ सिम्टम्स के साथ चेक किया जाता है। इन्फेक्टिव डायरिया में जनरली म्यूकस डिस्चार्ज रहता है, साथ में बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है, या फिर बहुत फॉल स्मेलिंग डायरिया रहता है। तो ये कुछ कॉमन साइंस हैं या फिर सिम्टम्स हैं एक इन्फेक्टिव डायरिया के, ठीक है। ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली कन्फर्मेटिव एविडेंस तो अगर आप उसका कल्चर कराएंगे या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन ये कुछ प्राइमरी इंडिकेशंस हैं कि हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, साथ में बहुत फॉल स्मेलिंग डायरिया है, या फिर म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, या तो कई बार ब्लड भी दिख रहा है, तो दैट इट सेल्फ सजेस्ट कि भाई ये कंडीशन ज़्यादा वर्जन है, यहाँ पे इन्फेक्शंस के चांसेस हैं। नॉर्मली नॉन इन्फेक्टिव डायरिया पता चल जाता है कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ रहा है, इतना फॉल स्मेलिंग नहीं है, थोड़ी कंसिस्टेंसी कम हुई है, और एक दिन में अंदर कंट्रोल हो रहा है, मैक्सिमम 2 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, उतना आपको फ्लूइड लोड नहीं रहा, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है, ठीक है। चलिए फिर एक दूसरी भी ड्रग है जो ऐसे सिम्टोमेटिकली यूज़ की जाती है, वो है ऑक्ट्रेओटाइड। बहुत कम यूज़ की जाती है वैसे तो, लेकिन एक आप याद रख सकते हैं कि सोमेटोस्टेटिन का एक एनालॉग है, कई बार ये हम ड्रग्स देख चुके हैं। ये ड्रग्स सोमेटोस्टेटिन एक ऐसा हार्मोन बनाया गया है बॉडी के अंदर कि सभी सिक्रीशंस को कम करने के लिए बनाया गया है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो अगर सिक्रेटरी डायरिया है उसमें भी ये यूज़ की जाती है। हाई डोज के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि मोटिलिटी कम करती है, अगर लो डोज में देंगे तो मोटिलिटी बढ़ाएंगे। स्पेशली इसको यूज़ करते हैं HIV के साथ एसोसिएटेड डायरिया हो, एड्स के साथ एसोसिएटेड डायरिया हो, या फिर वेगोटोमी या फिर शॉर्ट बोवल सिंड्रोम, तो उसमें ये दी जाती है सबक्यूटेनियसली, ठीक है। इवन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट में भी ये दी जाती है। तो एक मेडिकेशन के तौर पे आप याद रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली नहीं है ये ड्रग, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यूज़ की जाती है इन रियल लाइफ सिचुएशंस, कई बार एडमिटेड पेशेंट्स में वार्ड में आपको ये दिखेगी। उसका नाम है रेसिकाडोट्रिल। इसके मैकेनिज्म भी बहुत यूनिक है। एक एंजाइम को बंद करता है जिसका नाम है एनकैफेलिनेज। जो ओपियोइड्स होते हैं, ओपियोइड का मेटाबॉलिज्म होता है ये एंजाइम की मदद है जिसका नाम है एनकैफेलिनेज, वो उसको इनएक्टिव बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये एनकैफेलिनेज नामक एंजाइम को बंद कर देंगे तो हम लोग जो ओपियोइड का लेवल है वो बढ़ा पाएंगे, और ओपियोइड क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, तो डायरिया वाले पेशेंट्स को बेनिफिट होगा। तो ये एनकैफेलोस को इनहिबिशन करने वाली दवा है जिसका नाम है रेसिकाडोट्रिल। एंटी डायरियल इफेक्ट्स क्रिएट होती है, ओपियोइड का लेवल बढ़ा के काम करती है। चलिए तो आप बात करते हैं क्लोनिडीन के बारे में। तो ये जो क्लोनिडीन है वो स्पेसिफिकली क्रोनिक डायरिया स्पेशली डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है, वहाँ पे ये काम करती है। इसका जो मेन कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो GI कैपेसिटी है वो बढ़ाती है, और जिससे क्या होता है कि जो ट्रांजिट होता है वो स्लो करते हैं, तो स्लो करती हैं ट्रांजिट ऑफ द फ्लूइड थ्रू द इंटेस्टाइन, तो इसीलिए थोड़ा कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, और इसी वजह से ये यूज़ की जाती है। एक नई ड्रग है जिसका नाम है क्लोमीफेर, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं क्लोमीफेर नामक ड्रग्स हैं जो स्पेशली एड्स वाले पेशेंट्स में जो डायरिया होते हैं, स्पेशली जो एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें यूज़ की जाती है। उसकी जो मैकेनिज्म है वो अलग है। ये क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करती है, और साथ साथ में CFTR रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी ये ब्लॉक करती हैं। ये होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर रिसेप्टर्स। इन शॉर्ट ये कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि जो बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, तो उसको मॉड्यूलेट करने का काम करती है इन अ वे, जिसका नाम है क्लोमीफेर। फिर ऐसे कुछ पेशेंट्स के जहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम डेफिसिल इन्फेक्शन लगा हो और उसके टॉक्सिन्स की वजह से डायरिया हो रहा हो, तो वो टॉक्सिन की इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आपको कुछ एंटीबॉडीज़ चाहिए होगी। तो इसीलिए कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई गई है जिसका नाम है बेज़लोटॉक्सुमैब। सो बेज़लोटॉक्सुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल के टॉक्सिन के साथ बाइंड होता है और उसकी इफेक्ट्स कम करता है। तो अगर जिसको इस प्रकार के इन्फेक्शन रिकरेंटली हो रहे हैं तो उसमें ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ की जाती है। एक नई ड्रग्स हैं, ये भी कई बार MCQ में पूछ सकते हैं, टेलोट्रिस्टैट इथाइल, ठीक है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्साइलेज नाम का एक एंजाइम है, ये एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एंजाइम सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाता है।
तो और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ने से ऑब्वियसली कार्सिनोइड सिंड्रोम, जिसमें सीरोटोनिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे डायरिया भी हो सकता है, सिक्रेटरी डायरिया इवन ऑल एंड ऑल हो सकता है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्साइल है, इसको अगर हम लोग कम करेंगे तो सीरोटोनिन प्रोडक्शन कम होगा, इससे इन अ वे डायरिया कम होगा, स्पेशली कार्सिनोइड सिंड्रोम के साथ जुड़ा हुआ जो सिक्रेटरी डायरियाज हैं वो। चलिए, अब जो मेन ट्रीटमेंट है दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, उसके बारे में बात करते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ORS जिसे कहते हैं। इसे कई बार हम लोग निगलेक्ट करते हैं, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू कॉम्बैट द डायरिया। सो डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत पावरफुल चीज़ है ये, ठीक है, क्योंकि इट्स लोडेड विथ आइडियल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें चाहिए, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि अगर जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप शरबत बना के पी लीजिए, बट दिस इज़ काइंड ऑफ एन आइडियल थिंग। एक पैकेट है, बहुत आइडियल है, 200 ml पानी में डालना है या फिर 1 लीटर, वॉट एवर जो अमाउंट आप दे रहे हैं, और उसके अंदर डालने से आपको आइडियल इलेक्ट्रोलाइट जो चाहिए होता है वो मिल जाएगा। और इट्स अ लाइफ सेविंग जो कहा जाता है ड्रग के तौर पे भी हम लोग कह सकते हैं। तो हाइड्रेशन के साथ साथ ये इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखता है, डायरिया के अंदर बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली बच्चों के अंदर। तो जो भी पेरिफेरा के अंदर अनएजुकेटेड लोग रहते हैं उनको ये आप देंगे तो उससे काफ़ी सारे लाइफ भी सेव किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंटेंट्स रहते हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एक तो रहता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ऑब्वियसली एनर्जी के लिए हेल्प करता है, लेकिन इसके साथ दो चीज़ जुड़ी हुई है। देखिए, दूसरी जो मेन चीज़ जुड़ी हुई होती है कि सोडियम का अब्जॉर्प्शन करने के लिए भी ग्लूकोज ज़रूरी है। तो ग्लूकोज एक फैसिलिटेटर की तरह भी काम करता है कि सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको भी ये फैसिलिटेट करता है, स्पेशली सीवियर डायरिया के अंदर। तो डायरिया में जो मेन नुकसान होता है वो है फ्लूइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना, तो ये कम कर देता है ग्लूकोज। दूसरा एक होता है ट्राई सोडियम सिट्रेट, तो ये जो है एसिडोसिस प्रिवेंट करता है। और जो ORS है उसके अंदर भी एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है। पहले हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते थे, तो ये आपको कई बार पूछते हैं कि ORS के अंदर क्या कंटेंट होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो दो चीज़ यहाँ पे है, एक है स्टैंडर्ड फार्मूला और एक है न्यूअर फार्मूला। स्टैंडर्ड मीन्स कि अब तक कन्वेंशनली जो यूज़ होता था। अगर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो जो मेन डिफरेंस आपको दिखेगा, पहले तो देखते हैं कंटेंट कौन से हैं। तो एक तो है सोडियम क्लोराइड, जिसमें से सोडियम मिलता है और क्लोराइड मिलते हैं। फिर पोटेशियम और क्लोराइड मिलते हैं। ट्राई सोडियम सिट्रेट जो हमने बात की, जो एसिडोसिस है उसको प्रिवेंट करता है। ग्लूकोज बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ प्लस सोडियम अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, और पानी ऑब्वियसली जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो उस प्रकार से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसका नाम आपको याद रखना है। लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पे दिखेंगे तो आपको जो मेन डिफरेंस दो चीज़ों में दिखेंगे। नंबर 1 डिफरेंस जो दिखेगा वो सोडियम के कंसनट्रेशन में दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 90 मिलीमोल पर लीटर था, जो अब घटा के 75 कर दिया गया है NaCl का, जो 2.6 ग्राम कर दिया है 3.5 ग्राम्स की जगह पे। और दूसरा जो डिफरेंस दिखेगा वो आपको दिखेगा ग्लूकोज कंसंट्रेशन में। तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन भी कम किया हुआ है। तो ग्लूकोज का जो पहले 111 मिलीमोल पर लीटर था, अब 75 कर दिया गया है। तो दोनों सोडियम और ग्लूकोज दोनों को कम कर दिया गया है। तो ये कई बार चीज़ पूछते हैं कि क्यों अब जो नए फॉर्मूला में सोडियम और ग्लूकोज को कम कर दिया गया है। अदरवाइज आप देखेंगे KCl ट्राई सोडियम सिट्रेट ये स्पेशली ये दोनों को सेम रखा गया है, वाटर कंटेंट सेम 1 लीटर वाटर के अंदर डाल के दिया जाता है। और जो इससे इवेंचुअली चेंज होता है, जो टोटल ऑस्मोलरिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पहले वाले का ऑस्मोलरिटी आप देखेंगे तो 311 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, जो अब हो गया है 245, ठीक है। तो ऑस्मोलरिटी कम हुई है। क्यों? तो इसका रीज़न यहाँ पे ये स्लाइड में है। जो पहले वाला ORS का फॉर्मूला था वो बेस्ड था ऑन कोलेरा स्टूल्स, क्योंकि पहले कोलेरा के बहुत केसेस होते थे और जिसमें क्या होता था कि सोडियम का लॉस बहुत ज़्यादा होता था। तो इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए सोडियम कंसंट्रेशन और ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ाया गया था, जिससे ग्लूकोज बढ़ाने से भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हम लोग कर सकें। लेकिन अब क्या है कि कॉलेरा के केसेस बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन हो चुके हैं, ठीक है, बहुत कम मिलते हैं। और कॉलेरा अब एक नोटिफाइबल डिसीज़ हो गया है, मीन्स कि जहाँ भी अगर एक भी केस है तो हमें नोटिफाई करना पड़ता है, ऑलमोस्ट नील ना के बराबर हो गया है। अब जो डायरियाज होते हैं मोस्टली वायरल एसोसिएटेड होते हैं, वो है रोटा वायरल डायरिया। तो वहाँ पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा सोडियम लॉस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम पुराना वाला ORS देते तो क्या होता था, ज़्यादा ऑस्मोटिक
सोल्यूशन हम लोग देते थे। और ऑस्मोटिक सोल्यूशन जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन में पढ़ा था कि एक डायरियल एजेंट की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि ऑस्मोलरिटी वो बढ़ा देता है। तो अगर हाइपर ऑस्मोलरिटी होगा तो ऑस्मोलर डायूरेटिक की तरह काम करेगा और स्टूल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक लेक्सेटिव की तरह काम करेगा। तो ये ऑस्मोलर डायरिया क्रिएट करता है। दूसरी चीज़, सोडियम लोड बढ़ने से कई बार ईडीमा भी होता है, म्यूकोजल ईडीमा भी होता है। तो ये चीज़ थी, वो एक नुकसानकारक चीज़ साबित हुई थी, और जिसकी वजह से इसको देखते हुए एक नया फॉर्मूला बनाया गया कि जिसके अंदर अब जो कंसंट्रेशन है वो कम कर दिया गया। इसलिए जो 245 वाला जो फॉर्मूला है, अब ORS का वो आइडियल यूज़ किया जाता है। तो होपफुली ये जो हमारा पूरा लेक्चर था कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के बारे में, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।